नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। मैं बलवीर सिंह खुराना आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर रीट मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम की कि आपको रीट मनोविज्ञान के लिए चाहे वो पात्रता की परीक्षा हो, चाहे आपका मेंस का पेपर हो, आपके लिए रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यानपूर्वक एक एक टॉपिक को विस्तार से देखेंगे और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, इन सब की हम बात करेंगे। और साथियों, आपको याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ये बहुत सरल है, लेकिन इसको सरल बनाने के तरीके आपके पास होने चाहिए और वो गाइडलाइन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। इसलिए पूरा वीडियो को कम से कम 10 या 15 मिनट के अंदर आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको पूरा कहानी साइकोलॉजी की समझ में आ जाएगा। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, निश्चिंत होकर के इस वीडियो को देखना है और निश्चिंत होकर के ही मनोविज्ञान की तैयारी करेंगे। और मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए कि निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा साइकोलॉजी का कम्प्लीटली कोर्स करवा दिया गया है। आप लोग निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे और उस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान को मैंने लगभग 25 क्लासों में पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। तो देखिएगा, आपको इस हमारे कोर्स के अंदर और जो हमारा सिलेबस दिया गया है, रीट प्री के लिए बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, और रीट मेंस के लिए भी साथ साथ इसी में बात होगी। तो आपको याद रखना है, रीट प्री में आपकी 5 यूनिट है टोटल और रीट मेंस में आपकी 4 यूनिट है। इसमें से जो 5वीं यूनिट है साथियों रीट मेंस में, वो शिक्षण विधियों की है। और आपको याद रखना है इस चीज़ को, रीट मेंस और प्री दोनों का साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो समान है, कोई भी अंतर नहीं है। आप लोग इस कन्फ्यूजन में नहीं रहें। और रीट प्री के लिए बात करूं साथियों तो ये 30 नंबर का सब्जेक्ट हैगा, पूरे टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे। और रीट मेंस के लिए अगर हम बात करें तो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और वो 10 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है सिलेबस के बारे में अच्छे से। और मैं कहना चाहूँगा कि जब तक आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, आप लोग किसी भी कंडीशन में साइकोलॉजी को अच्छे से कवर नहीं कर सकते। इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपकी जो पहली यूनिट आती है साथियों शिक्षा मनोविज्ञान में, दोनों पेपरों के लिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही समान है। तो ये आपको याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो पहली यूनिट होती है वो है हमारी बाल विकास। और बाल विकास के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं साथियों, आपको याद रखना है कि जो बाल विकास है, सबसे पहले तो आपको मैंने पहली क्लास में करवाया था बाल विकास यानी वृद्धि और जो विकास है उसमें अंतर क्या है। वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है इसकी भी मैंने एक अलग से क्लास ली है, उसको आप लोग जा कर के देखेंगे। विकास के आयाम कौन कौन से हैं और विकास के सिद्धांत, विकास के आयाम और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको एक अलग से क्लास बना के पूरा चैप्टर बताया है। और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी औपचारिक और अनौपचारिक कारक। तो बात करें यहाँ पर साथियों, औपचारिक कारकों में तो आता है हमारा विद्यालय और अनौपचारिक कारक में आता है हमारा परिवार। ये दोनों के संदर्भ में मैंने बात की थी कि बच्चे को किस तरीके से ये परिवार और विद्यालय प्रभावित करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और अधिगम, इस बाल विकास का अधिगम के साथ क्या संबंध है ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप लोग पहली यूनिट में ये चीज़ें पढ़ेंगे और मैंने लगभग 7 क्लास जो हैं, 5 या 7 क्लास लगभग, मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है, लेकिन टोटल 25 क्लास आपको साइकोलॉजी में पढ़ाई है। और अगला टॉपिक है इसी का बाल विकास में है साथियों, पहली यूनिट में वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि वंशक्रम जो है, हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है, वो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट को कैसे तरीके से इफेक्ट करता है, किस तरीके से प्रभावित करता है। एक प्रश्न आपको एग्जाम में यहाँ से मिलेगा। दूसरा जो प्रश्न मिलेगा साथियों वो मिलेगा विकास के सिद्धांतों से। और तीसरा प्रश्न मिलेगा आपको वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो ये आपके 3 प्रश्न आपको पहली यूनिट से मिलेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। दूसरी यूनिट आती है साथियों हमारी व्यक्तिगत विशेषताएं। व्यक्तिगत विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मैंने बात की थी। और नेक्स्ट पॉइंट है दूसरी यूनिट में आता है व्यक्तित्व। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व मापन की विधियां। यहाँ से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में, चाहे वो प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, चाहे रीट लेवल 1 के लिए हो चाहे रीट लेवल 2 के लिए हो।
व्यक्तित्व से आपके 2 प्रश्न हर एग्जाम में, हर रीट परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं लगातार। अगला जो टॉपिक है हमारा साथियों यूनिट नंबर 2 में है बुद्धि। बुद्धि के बारे में ध्यान रखना, आपको एक प्रश्न मिलेगा, चाहे वो बुद्धि से आपकी परिभाषा पूछी जा सकती है, चाहे वो बुद्धि के सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, चाहे बुद्धि का आपका जो सूत्र है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। और अब की बार जो रेट में पूछा गया था साथियों, वो एक सवाल दिया गया था कि किसी बच्चे की मानसिक आयु और वास्तविक आयु इतनी है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितने प्रतिशत होगी। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न, एक प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा और 2 प्रश्न आपके मिलेंगे व्यक्तित्व से। तो टोटली 3 प्रश्न आपके इसमें आते हैं व्यक्तित्व और बुद्धि से संबंधित। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, अच्छे से आप लोग सिलेबस को देखेंगे, मैंने पूरा कंप्लीटली करवा दिया है। उसके बाद हमारी तीसरी यूनिट आती है साथी विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। इसका मतलब है आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बच्चों के बारे में बात करेंगे, जैसे हम पिछड़े बालक, विमंदित बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, अलावान्वित बालक और विशेष आवश्यकता वाले बालक और अधिगम अक्षमता युक्त बालक। हमने मंगोलिज में बच्चों की बात की थी। इस तरीके से जो विभिन्न टाइप्स के जो इस बच्चे हैं उनके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद है हमारी अधिगम में आने वाली कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। एक प्रश्न तो आपको यहाँ से विविध अधिगमकर्ताओं की समझ से मिलेगा, यानी बच्चों के प्रकार से मिलेगा। आपसे बच्चों की विशेषताएं पूछी जा सकती है, उनमें विकसित करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए साथियों उनके कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए, उनके लिए शैक्षिक प्रणाली कौन कौन सी अपनाई जा सकती है। एक प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। दूसरा प्रश्न मिलेगा आपको अधिगम में आने वाली कठिनाइयों से। दूसरा प्रश्न मिलेगा आपको अधिगम में आने वाली कठिनाइयों से। और तीसरा प्रश्न मिलेगा साथियों समायोजन से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना समायोजन की कौन कौन सी युक्तियां हैं, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। समायोजन की मैंने लगभग जो युक्तियां हैं, जिनको हम रक्षात्मक युक्तियां कहते हैं, वो लगभग मैंने 15 युक्तियां आपको बताई हैं और उनमें से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए यूनिट नंबर 3 से भी आपके 3 प्रश्न आते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है साथियों अधिगम। अधिगम किसको कहते हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। दूसरा प्रश्न मिलेगा साथियों आपको अधिगम के सिद्धांतों से और उसके क्या क्या शैक्षिक महत्व हैं। अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं ये भी आपको पढ़ के जाना है। और मैंने सभी जितने भी अधिगम करता थे उन सब के सिद्धांतों की बात की थी मनोविज्ञान में। उसके बाद हमारे यहाँ पर अगला जो टॉपिक आएगा वो अभिप्रेरणा और इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। तो मैंने मोटिवेशन के बारे में बात की थी साथियों। तो मोटिवेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको 3 प्रश्न अधिगम प्रणाली से मिलेंगे। अधिगम का जो टॉपिक है यूनिट नंबर 4, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएं। तो ये हमारे, उसके बाद 5वीं जो यूनिट आती है वो आती है हमारी शिक्षण विधियों से। और शिक्षण विधि जो है हमारी, आपको स्पेशली टॉपिक साइकोलॉजी में दिया गया है शिक्षण विधियों का, जिसमें बात करेंगे हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। RTE 2005 यानी कि NCF 2005, नेशनल कैरिकुलम फेडरेशन 2005 के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग चिंता मत कीजिए, इस टॉपिक को भी हम पढ़ाएंगे, जो भी चीज़ रह रही है वो सब पढ़ाएंगे। एक प्रश्न आपका यहाँ से मिलेगा NCF 2005 से। दूसरा जो प्रश्न मिलेगा साथियों इंपॉर्टेंट है, आकलन मापन मूल्यांकन का अर्थ व उद्देश्य, सतत एवं व्यापक परिकृत मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण के क्रियात्मक फल। तो ये आपको याद रखना है। और एक प्रश्न मिलेगा आपको यहाँ से क्रियात्मक अनुसंधान, या फिर मिलेगा आपको RTE 2009 से। तो याद रखना ये चीज़ें आपको मिलेंगे यहाँ से 3 प्रश्न। तो 5वीं यूनिट से भी 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करके जाओगे ना तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखो RTE 2009 इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन सी धारा हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की खोज किसने की थी, क्रियात्मक अनुसंधान के क्या क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या क्या प्रक्रिया हैं। उसके बाद आकलन मापन और मूल्यांकन, शिक्षण के उद्देश्य और सतत व्यापक मूल्यांकन। यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को हर एग्जाम में मिलता है, इसलिए। और NCF 2005 इसको भी आप लोग रट के जाएंगे, चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी। अभिप्रेरणा को आप लोग पढ़ के जाएंगे, साथ ही साथ अधिगम के सिद्धांत और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी आप लोग पढ़ के जाएंगे। तो ये जितने भी टॉपिक हैं मैंने साइकोलॉजी के अंदर पूरा का पूरा पढ़ाया है, याद रखना इस चीज़ को। और इसके हैंड रिटन नोट्स आपको अगर चाहिए साथियों, तो साइकोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ।
चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप प्री का कोर्स लेंगे साथियों तो मात्र 59 रुपये में आपको प्री का पूरा सिलेबस मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स और वीडियोज़ भी। उसके बाद आपको 99 रुपये में, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो 99 रुपये में मेंस का भी कोर्स पूरा कंप्लीटली हैंड रिटन दिया जा रहा है। तो आप लोग इनको डाउनलोड करेंगे अच्छे से और अपने नोट्स को तैयार करेंगे। एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए एक अच्छा हौसला होना चाहिए, एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप सिलेक्शन के दावेदार बनोगे। और मैं कहता हूं कि जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया है और उसी स्टेप के अनुसार अगर आप भी तैयारी करेंगे तो मैं दावे के साथ में कहता हूं आप 30 में से 28 क्वेश्चन आप लोग राइट करके आएंगे प्री के अंदर, और पात्रता में आप लोग 10 क्वेश्चनों में से 8 या 9 क्वेश्चन आप लोग 101% करेक्ट करके आएंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको। इसलिए आप लोग चाहे कितनी भी बुक पढ़ो, बुक से भी इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकल सकता जितना नोट्सों से निकलता है। और मैंने नोट्स ही पढ़े थे साथियों, इसलिए मैं इस चीज़ को दावे के साथ में कह रहा हूँ कि अगर आप नोट्स पढ़ेंगे, देखो ये आपके इच्छुक है, आपकी ओपिनियन पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो, लेकिन कहीं से भी पढ़ो लेकिन बेटर पढ़ो। मैं तो ये कहता हूँ, मेरी सिर्फ आपसे यही एडवाइस है कि जहाँ से भी आप जिस टीचर के साथ भी पढ़ो उससे आप लोग बेटर ही पढ़ो। मैं तो ये कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। मेहनत के आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे। आने वाली भर्ती के लिए मैं भी राजस्थान के अंदर एक सितारा बनना चाहता हूं साथियों। और आप लोग तो मुझे जानते हो, मैंने भी अपना रीट में सिलेक्शन बड़ी मेहनत के साथ लिया है, एक लंबी तैयारी के साथ में लिया है। तो आपको भी एक लंबी तैयारी की ज़रूरत है। बिना तैयारी करने के कुछ नहीं होगा। लगभग आपको 1 से 1.5 साल की तैयारी आपको ज़रूरी है, तभी जाकर के आप लोग कंप्लीटली पूरा दोनों पेपरों को पढ़ पाएंगे। धन्यवाद साथियों। कैसी लगी आज की जानकारी आप सभी को? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि आने वाली रीट भर्ती लेवल 1 के लिए मैं पूरी तैयारी से सजग हूं और तैयारी करवा रहा हूं। तो आप भी इसका फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ें और हमारा पूरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।